ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा हो रही है G20 सम्मेलन को लेकर। दुनिया भर की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई हैं और इस सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन को पूरा जो विश्व है वो देख रहा है कि भारत किस प्रकार से मेजबानी करने वाला है और तैयारियां जो है भारत सरकार की ओर से भी पूरी तरीके से यहां पर की गई हैं। सुरक्षा से लेकर मेहमानों के आगमन तक, उनकी अगवानी तक और उनकी जो है मेहमान नवाजी तक की खास तरीके से तैयारी जो है भारत सरकार द्वारा की गई है। तो इस समिट का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य और उद्देश्य के कितना करीब भारत पहुंचने वाला है, इस मंच के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से यही जानने का प्रयास हम यहां कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद दत्त जुड़ गए हमारे साथ, विदेशी मामलों के जानकार, और हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व एसपी, और कर्नल संतपाल राघव, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और विनोद दत्त जी जो हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जुड़े हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो उद्देश्य है G20 का, क्या लगता है कि भारत इस सम्मेलन के आयोजन के बाद जो है उस उद्देश्य के कितना करीब पहुंचने वाला है? विश्व गुरु यहां पर कहा जा रहा है कि भारत उस और अग्रसर है और दुनिया को एक मंच पर लाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर रहा है। क्या आप देखते हैं कि पूरी तरीके से ये लाइन यहां पर सटीक बैठ रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से भारत अपने आप को अग्रसर कर रहा है, आप ये देखिए, भारत ने अपनी जो राजनीति थी, कूटनीति थी, इन सब के सफल प्रयत्नों से और प्रयासों से भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जी। और यही चीज हम 2014 में देखे 10वें स्थान पे थे। आज भारत की तरफ सारे देश देख रहे हैं। आज भारत, अगर आप देखें, एशिया की रीजनल पावर है और अगली जो सेंचुरी है, जैसा कि जानकार कहते हैं कि वो एशिया की सेंचुरी होगी और उसमें चीन और भारत का जो फुटप्रिंट है वो काफी बिल्कुल विजिबल और टेंजिबल होगा। तो भारत का आयोजन इस सम्मेलन का ये दर्शाता है और विश्व शक्तियों को या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी ये एक अवसर दिया जाएगा कि भारत में वो निवेश कर सकते हैं। भारत एक रीजनल पावर होने के साथ ही एक सुपर पावर का भी मादा रखती है और जिस तरह के यहाँ इन्वेस्टमेंट के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जिस तरह से वो अपना जो FDI है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात भारत के लिए ये है कि भारत ने हमेशा एक बिल्कुल नॉन अलाइंड जो नीति है उसको फॉलो किया है। भारत ने कभी किसी देश में कोई इंपीरियलिज्म या इस तरह की जो विस्तारवाद की नीति है वो कभी नहीं बताई है। आप ये देखिए, चीन के पास उतनी अपनी जमीन नहीं है जितनी वो क्लेम कर रहा है। जिस तरह से इंपीरियलिज्म उसने फैला रखी है, 23 देशों से उसके बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट्स हैं, आइलैंड्स को लेके डिस्प्यूट्स हैं। तो ये सब पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि अगली जो सेंचुरी वो एशिया की है और भारत उसकी जो परिभाषा है वो अपनी कलम द्वारा लिखेगा। और यही एक ऐसी जगह है जहां विश्व की, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हों, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हों या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट या अपना एक अपना फुटप्रिंट यहाँ छोड़ सकते हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने जैसे जिक्र किया था कि भारत और चाइना जो है उनके फुटप्रिंट्स जो है इस तरह के मंचों के माध्यम से आने वाले टाइम में दिखाई देंगे, विजिबल होंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अभी जिस प्रकार से चाइना की तरफ से शी जिनपिंग नहीं पहुंच रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जरूर ली कियांग आ रहे हैं चाइना की तरफ से, लेकिन इस ना आने को, जिनपिंग के भारत में G20 में शामिल ना होने को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या मानते हैं कि ये फैसला जो है किसी रणनीति का हिस्सा है चाइना की? हाँ, बिल्कुल। देखिए, चाइना जो है वो भारत को एक राइवल समझता है और उसे भी मालूम है कि अगर वो भारत को साथ लेके चलेगा तभी वो एक विश्व की जो पावर है वो बन सकती है। और इसीलिए आप देखिए, वो भारत के लिए समस्याएं खड़ी करता रहता है। रही बात शी जिनपिंग के आने की, देखिए, व्यक्ति विशेष के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो मुद्दे हैं हमें उन पे फोकस करना चाहिए। बल्कि चीन के लिए एक अच्छा अवसर था जब वो आके भारत के साथ मैत्री के जो उससे हाथ मिला सकता था, लेकिन उसके न आने से भी चीन का ही नुकसान है। जिस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है, जिस तरह की ग्रोथ वो रजिस्टर कर रहा है, जिस तरह की रियल एस्टेट की वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से अनरेस्ट वहाँ है, वो उसे चाहिए था कि भारत की इस मेजबानी को वो एक्सेप्ट करता और एक बड़ा दिल रखते हुए अपने जो मुद्दे हैं उनको विश्व के पटल पे रखता।
और बैनुल अक़वामी तौर पे अगर आप देखें तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दे इम्पोर्टेंट है और वो डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब आए, चाहे शी जिनपिंग आए या उनके और कोई नुमाइंदे आए। तो इससे चीन का ही जो कद है वो घटा है। भारत लेकिन सर कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से ये मैसेज देने की जरूर चाइना की ओर से कोशिश की गई है कि सीमा विवाद को लेकर जो उसका रुख है वो कितना स्पष्ट है और वो अपने रुख से इंच भर भी पीछे नहीं हटने वाला। हाँ बिल्कुल, देखिए चीन ने तो ये हमेशा ही साबित किया है। अभी उसने एक नक्शा जारी कर दिया था जिसमें अधिकांश देशों ने अपना विरोध जताया है। तो ये चीन की जो ये वो कहते हैं ना कि ये जिस तरह से भूमाफिया का रोल वो अदा कर रहा है खासकर साउथ चाइना सी में या एशिया में वो कोई भी देश उसको अब मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से क्वाड का गठन हुआ है, अब कल ही देखिए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब आसियान कंट्रीज में गए थे। आसियान में भारत अपना जो प्रेजेंस है या हमारा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। चीन ने भी वहाँ अपने वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्होंने खुद कहा है कि भारत या भारत का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि भाई जो शक्तियां हैं वो ऐसा कोल्ड वॉर न शुरू करें, क्योंकि आसियान में जिस तरह से भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी से लेके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपना जो तब्दीली दिखाई है उससे ये लगता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उनमें भारत का योगदान रहा है। आप देखिए ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, ट्रेड और कॉमर्स के लिए कई ऐसे एग्रीमेंट और करार किए गए हैं। मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा जयशंकर साहब गए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका और बड़ा अच्छा उन्होंने एक वहाँ स्पीच दिया था। तो ये मैसेजिंग स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है चीन के लिए कि जहाँ जहाँ आप आ सकते हैं, ठीक है आज हम चीन के मुकाबले उतने सशक्त नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भारत की जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरह का नेतृत्व है भारत का, वो यकीनन चीन का जो कद है उसको छोटा करेगा और भारत की जो प्रेजेंस है वो आसियान या और जितने भी इस तरह के बाइलेटरल समूह हैं वहाँ हमारी अच्छी जो अटेंडेंस है वो दर्ज होगी। सर समूह इस तरह के और भी पहले भी हैं, G4 भी है समूह, G7, G8 भी है। इनकी आप कैसे देखते हैं कि महत्वता रहती है? अब G20 है तो ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं और एक देश को स्थापित करने या उसका वर्चस्व दिखाने के लिए कितनी बड़ी भूमिका जो है वो निभाते हैं? देखिए G20 सबसे बड़ा समूह है जिसमें आप देखिए करीब 2/3 अगर वर्ल्ड की GDP है वो यहाँ है, 2/3 पॉपुलेशन यहाँ है, विश्व की जो शक्तियां हैं वो इसके मेंबर हैं। तो ये एक ऐसा इमर्जिंग समूह है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है और भारत को इसके बड़े दूरगामी इसके फायदे नजर आएंगे। और रही बात G7 की, अब जिस तरह से इकोनॉमीज ड्विंडल कर रही हैं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा रही है, अमेरिका भी देखिए डाउनहिल की तरफ है, अमेरिका में भी रिसेशन चल रहा है, अमेरिका भी इतना खर्चा गहन नहीं कर सकता। उसने देखिए $975 मिलियन तो अफगानिस्तान में 20 साल में गंवा दिए और अभी यूक्रेन वॉर में जिस तरह का वो सपोर्ट दे रहा है, तो वहां भी उसके अपने देश में भी काफी इसका विरोध और इसका बहिष्कार किया जा रहा है। तो भारत यकीनन लोगों को ये बता रहा है कि भाई जिस तरह से हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ देखिए एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर के लिए 4 चीजें कायनात जी बहुत जरूरी है। पहली बात एक अच्छी गवर्नेंस, दूसरी बात एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक हेल्थ, तीसरी चीज ह्यूमन कैपिटल और एक अच्छी मिलिट्री पावर। और भारत के पास ये चारों जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सही अनुपात में उपलब्ध हैं और भारत को कोई बड़ी शक्ति बनने से कोई रोक नहीं रहा और विश्व का भी झुकाव भारत की तरफ है। जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल सतपाल जी, जिस तरह से अभी यहाँ पर ब्रिगेडियर विनोद दत्त जी ने कहा कि सशक्त सेना जो है वो भी यहाँ पर भारत के पास है और देश को जो चीज़ें दिखाती हैं, एक उसका वर्चस्व दिखाती हैं, उसे स्थापित करती हैं, उनमें ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कहाँ कहाँ देखते हैं कि भारत के सामने इस क्षेत्र में चुनौतियाँ सामने खड़ी हुई हैं या कहाँ कहाँ पर उन चुनौतियों को पार कर लिया है भारत ने? पहले हम अपने जो नेबर्स हैं चाइना और पाकिस्तान, इनके जो सीमा पे तनाव है, चाइना को हमने बी-फिटिंग रिप्लाई दिया गलवान के अंदर और चाइना को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि भारत सक्षम है
सशक्त है। और पूरे विश्व ने ये देखा कि जिस तरह से भारत ने उसको जवाब दिया। एशिया के अंदर हम एक रीजनल पावर हैं और जो पाकिस्तान है उसके साथ भी हमारा तनाव है। हमने कश्मीर मुद्दे को इंटरनल सिक्योरिटी से ही एक बहुत बड़ा सफलता प्राप्त की। 370 को हमने खत्म किया और आज इंटरनल सिक्योरिटी जो कश्मीर के अंदर है बड़ी सफलता है। वहां पे शांति है, विकास हो रहा है और वहां की जनमानस बिल्कुल खुश है और विकास की तरफ जा रहे हैं। और पूरा देश के और विदेश के जो नागरिक भी टूरिज्म के लिए जा रहे हैं और वहां पे बैठकें भी हुई हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। और उसका विकास चाहे वो रेल, रोड और शिक्षा, इन सभी पे माध्यम के द्वारा, और जो वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप है, पंचायत इलेक्शन वगैरह भी, वो एक बड़े महत्वपूर्ण लोगों ने आकांक्षा और बड़ी उमंग के साथ उसमें हिस्सा लिया। तो भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी देखें। और भारत का जो मेन मुद्दा है वो एक देश को लेके नहीं चल रहा है, वो पूरे विश्व को लेके चला रहा है। मैं दोबारा से पुनः आपको बताता हूं, वसुधैव कुटुंबकम, ये इस G20 का भारत ने थीम भी रखा है। एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य जी, ये एक थीम है, इसको भारत लेके चल रहा है। बिल्कुल, और इस भारत थीम के साथ भारत आगे बढ़ रहा है जी। जो विश्व के अंदर जो असमानता है उसको विकासशील देश और विकसित देश के जो बीच का खाई है उसको नजदीक लाने के लिए अथक प्रयास और प्रयत्न कर रहा है। जो देश प्रौद्योगिकी के मामले में भी जो नॉर्म्स को, जो कानून को तोड़ रहे हैं, उनके लिए भी ब्लैकलिस्ट कर रहा है। जो करों की चोरी कर रहे हैं उनको भी ब्लैकलिस्टिंग के लिए कार्य कर रहा है। और वैश्विक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर से कठोर नियम की ओर भारत इस प्लेटफॉर्म से, माध्यम से जितने भी लोग रूल्स को फ्लाउट करते हैं उनके अगेंस्ट में जाने के लिए नियम बना रहा है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संतपाल जी और ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और तमाम मुद्दों को लेकर आपने चर्चा की। और आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद दत्त जी, आपसे ब्रेक के बाद भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे।